हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो इससे पहले जो मैंने आपको 60 क्वेश्चन तक आपको बता दिए थे, मैं आपको बता दूं ये जो सेट चल रहा है वो SJVNL जो 2018 में जो पेपर हुआ था सिविल का, उसका मैं पूरा सॉल्यूशन करा चुका हूँ। आपको ये लास्ट पार्ट है और मैं आपको ये पूरा कंप्लीट कर दूंगा। 60 क्वेश्चन तक आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इसके अगले पार्ट्स में देख सकते हैं किस टाइप से मैंने ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्यूशन किया है। अब है 61 क्वेश्चन और अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल PC स्टडी पर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इसकी PDF और आपको टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें THDC की, आप वो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और फ्री में आप सब कुछ वहाँ पे देख सकते हैं इसकी PDF और आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आप 61 क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन इज, सुपर एलिवेशन प्रदान करने का फ़ायदा है। ए ऑप्शन है टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इन फाउंडेशन, नींव में तनाव की तीव्रता को घटाना। बी है टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट मूविंग व्हीकल, तेज़ी से चलने वाले वाहनों की स्थिरता को बनाए रखना। और सी है टू अचीव हायर स्पीड ऑफ व्हीकल्स, वाहनों की उच्च गति प्राप्त करना। और डी है ऑल ऑफ द अबव, डी है ऊपर के सभी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, मैं पहले आपको सुपर एलिवेशन क्या होता है वो बताता हूँ। सुपर एलिवेशन होता क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप एक रोड बनी है, मोड़ है, रोड को बेंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो बाहरी सतह है जहाँ पर, तो वो ऊंचा रखा गया है रोड के जो सरफेस है। तो यहाँ पे ये देखा बाहरी सतह यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ नीचे ऊंचाई पूरी फोटो है नहीं वैसे, पर तो आपको डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि सुपर एलिवेशन होता क्या है। यहाँ पर लिखा है व्हेन ए व्हीकल इज मूविंग ऑन ए कर्व पाथ इट इज सब्जेक्टेड टू एन अपवर्ड फोर्स नॉन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन ऑर्डर टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सुपर एलिवेशन ही प्रोवाइडेड। देखिए जब कर्व सरफेस पे कोई व्हीकल चलती है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हम थोड़ा रोड के बाहरी सरफेस को ऊंचा उठा लेते हैं, तो उसको तो वही सुपर एलिवेशन कहलाता है। जो कितना हम ऊंचा उठाते हैं वो काउंटर एक्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए होता है। अब जो मैं बताता हूँ आपको ये सुपर एलिवेशन प्रोवाइड क्यों करते हैं। पहला ये है जो मेन कारण है ये है इट हेल्प टू कीप यूर स्पीड कांस्टेंट विद कंफर्ट ऑन ए कर पाथ। ये इसलिए यूज़ की जाती है कि स्पीड कांस्टेंट रहे, सही रहे और कंफर्ट आए और पाथ में मतलब ये कि मोड़ पे जो भी यात्री हो रहे हैं उनको कंफर्ट फील हो, इसके लिए यूज़ किया जाता है और कांस्टेंट स्पीड बनाए रखने के लिए ये है। और दूसरा यहाँ पे इट रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट। हाँ ये भी है कि यदि हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यह है कि वहाँ पे स्किड वगैरह हो सकती है, स्लिप हो सकती है व्हीकल बाहर की तरफ। It help to drain off rainwater toward the inner side so no need of provide camber at this portion of road। अब देखिए यहाँ पे कैम्बर आपको पता है ये रेन वाटर को रोड से बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ये रोड का सरफेस है, ये हल्का ऊंचा रखते हैं तो ये कैम्बर कहलाता है। तो ये है यहाँ पे कैम्बर की आवश्यकता होगी नहीं क्योंकि जैसे ये इनर सरफेस इसका अंदर कम है और ये उठा कर दिया गया है इसमें एलिवेशन में, तो यहाँ पे कैम्बर की, तो यहाँ पे रेन वाटर अपने आप अंदर की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पे कैम्बर की आवश्यकता नहीं प्रोवाइड की जाती है। देखिए इट ऑल्सो हेल्प टू कीप द व्हीकल टू दियर proper side on the road and thus prevent head collision of vehicle moving in opposite direction। अब देखिए ये प्रॉपर दिखा देते हैं, प्रॉपर साइड जैसे यहाँ पे हम ऊंचा उठा लिया तो व्हीकल आएगी तो यहाँ से दिख जाएगा कि कौन सा व्हीकल आ रही है आगे से, तो अपोजिट साइड का ये भी सही से दिख जाता है यहाँ पे और काउंटर करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। मेन कारण यही है उसका। देखिए एडवांटेज और सुपर एलिवेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये सारे सुपर एलिवेशन के एडवांटेज आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आंसर है यहाँ पे बी, बीज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नींव में तनाव की तीव्रता को तो नहीं घटाता नहीं है, ये तेज़ी से चलने वाला उनकी स्थिरता बढ़ाता है। हाँ तेज़ी से चलने स्थिरता बढ़ाएगा, वाहनों की उच्च गति प्राप्त करना ये इसके लिए ये भी नहीं है, और ऊपर के सभी तो ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे दो गलत हो रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि 61 का आंसर क्या है। द डिस्टेंस अलॉन्ग सेंटर लाइन ऑफ ए रोड ओवर विच ए ड्राइवर कैन सी द अपोजिट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। 62 क्वेश्चन है, सड़क की केंद्र रेखा की दूरी जहाँ तक एक ड्राइवर दूसरे तरफ की वस्तु को देख सकता है उसे कहते हैं साइड डिस्टेंस, विजिबिलिटी, क्लियर डिस्टेंस या नन ऑफ द दीज। दृष्टि, दूरी, दृश्यता, स्पष्ट दूरी, ऊपर के सभी। तो आप इसका सही आंसर आपको पहले बता देता हूँ, इसका सही आंसर है साइड डिस्टेंस होती है इसको। अब इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ क्या होती है। स्क्रीन पर आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा किस टाइप से है, तो बता दूँ जैसे ये कोई व्हीकल है, ये दूसरा व्हीकल है, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन यहाँ पे आ गए इस टाइप से। तो ये है कि ये दूरी जहाँ से एक व्हीकल दूसरे को देख सकते हैं उसको साइड डिस्टेंस कहते हैं। देखिए इस टाइप से ये साइड डिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रही है, लाइन दिखा रही है, शो कर रही है यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ आ चुका हो, इसके लिए साइड डिस्टेंस इस टाइप से होगी कि ये व्हीकल इसको देख सके, पहले वाले व्हीकल को। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा आगे जाके यहाँ पे जब ये आगे तो ये कुछ दूरी जो बचेगी वो साइड डिस्टेंस बन जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा डायग्राम से किस टाइप से यहाँ पे दिखाया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसने साइड डिस्टेंस की डेफिनेशन नहीं लिखी है कि डिस्टेंस अलोंग सेंटर लाइन ऑफ रोड ओवर विच ए ड्राइवर कैन सी द अपोजिट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो उसने सेंटर साइड डिस्टेंस की डेफिनेशन ही आपसे पूछ ली कि ये डेफिनेशन किसकी है, तो वो साइड डिस्टेंस की डेफिनेशन है। यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। सेकंड पे 63 क्वेश्चन है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड अपॉन। अब देखिए रिएक्शन टाइम ए ऑप्शन, बी है ब्रेकिंग टाइम, सी ऑप्शन है आपका स्पीड ऑफ व्हीकल और डी है आपका ऑल ऑफ दीज। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निर्भर करता है ए प्रतिक्रिया समय पर, ब्रेकिंग समय पर, वाहन की गति पर या ऊपर के सभी। इसका सही आंसर आपका है ऊपर के सभी, ऑल ऑफ दीज है। अब मैं बता दूँ किस किस पर डिपेंड करता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस।
स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर पे भी डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ व्हीकल पे भी करेगा, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड पेमेंट सरफेस पे भी करेगा, ब्रेकिंग इफिशिएंसी करेगा, द ग्रेडियंट ऑफ द रोड। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ये होती है कि पहले वाली व्हीकल या दूसरी वाली व्हीकल जो स्टॉप करने में रोकने में जो समय लगेगा या जो डिस्टेंस है मैन वो कितनी होनी चाहिए, इसको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। जैसे ब्रेक के बाद जो हम टाइम लेता है व्हीकल रुकने में उसको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। तो इन पॉइंट पे ये डिपेंड करता है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो इसके हिसाब से इसके हिसाब से आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो अब है 64 क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे है, मिनिमम पूछ रहा है यहाँ पे। मिनिमम लोड विच विल काउज फेलर ऑफ ए फाउंडेशन इज कॉल्ड, न्यूनतम भार जो नींव की विफलता का कारण बनता है। एक है ए ऑप्शन है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, परम तन्य शक्ति, या बी ऑप्शन है नॉमिनल स्ट्रेंथ, नामात्र शक्ति, और सी है आपका अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, परम धारित क्षमता, और डी है आपका अल्टीमेट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, परम संपीड़न शक्ति। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है तो मिनिमम लोड विच विल काउज फेलर ऑफ ए फाउंडेशन इज कॉल्ड। तो मिनिमम की बात हो रही है यहाँ पे है आपका अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन देख सकते हैं आप लोग। द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज द ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन एट विच सॉइल फॉल्स इन शेयर। तो वो ग्रॉस प्रेशर होता है जब तब तक सॉइल फेल ना हो जाए। देखिए, तो शेयर में फेल ना हो जाए, तो ये होता है। अब आपको मैं इसका फॉर्मूला भी दिखाता हूँ किस टाइप से डिनोट करते हैं इसको क्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पे अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की दूसरी डेफिनेशन है द ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन विच वुड काउज शेयर फेलर ऑफ सॉइल। जो वो बेयरिंग कैपेसिटी जो शेयर फेलर के लिए डिपेंड करती है सॉइल में, उसको अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कहते हैं। और यहाँ पे सेफ बेयरिंग कैपेसिटी किसे कहते हैं, ये है मैक्सिमम प्रेशर विच द सॉइल कैन कैरी विदाउट द रिस्क ऑफ सॉइल फेलर। देखिए, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी का अपन अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं यहाँ पे। तो आपको आई होप आपको आ गया होगा समझ। तो यहाँ पे मिनिमम के लिए अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी हो जाएगा, तो मैक्सिमम कहता है तो यहाँ पर आपका सेफ बेयरिंग कैपेसिटी आ जाता। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो इसका सही आंसर आपको हो गया सी ऑप्शन इज राइट हो गया इसका अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। इसमें डेफिनेशन टाइप का है ये क्वेश्चन। द ये है आपका 65 क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप एट पोल इज। देखिए, ध्रुव पर डिप का कोण कितना होता है, आपको बता दें ये डिप क्या होती है और इसका कोण कितना होता है। यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 30 डिग्री। तो आपका आंसर, इसका सही आंसर आपका तो ये है कि बी होता है आपका 90 डिग्री होता है। जैसे कितना डिक्लिनेशन हो रहा है, ये कितना होता है डिप, कितना होता है डिप एंगल। तो आपको मैं इसको डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। तो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक साउथ पोल ये है, नॉर्थ एक्सिस ये थोड़ा इसमें आपको उल्टा जैसे दिख रहा है, हाँ नॉर्थ साउथ ये सही है। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको, जैसे ये मैग्नेटिक साउथ पोल नॉर्थ पोल ये था, तो आपको यहाँ पे जो डिप किया इसने, जो ट्रू नॉर्थ है उससे डिप हमने इतने लिया, तो एंगल ऑफ डिप ये हो जाता है। और मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका नॉर्थ पोल और ट्रू पोल जो होता है ये उसके बीच का जो डिस्टेंस से जो डिप होता है, जो मेन जो एंगल डिफ्लेक्शन होता है उसको डिप कहते हैं। ये है कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच जो एंगल बनता है वो डिप हो जाती है, कितना डिफ्लेक्शन किया उसने ट्रू मेरिडियन पे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप आई होप आपको समझ आ चुका होगा डायग्राम से। तो इसका आंसर यहाँ पे ये है कि पोल पे ये 90 डिग्री होता है और जैसे इक्वेटर पे ये 0 होता है। ये आपको हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन पूछा भी जाता है सर्विंग वाले एग्जाम में ज़्यादा। तो यहाँ पे आपका 0 डिग्री हो जाएगा इक्वेटर पे, और यहाँ पे 90 डिग्री पोल पे हो जाएगा डिप, एंगल ऑफ डिप पूछता है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब 66 क्वेश्चन है, द वेल कंडीशन ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। देखो आपको बता दूं, वेल कंडीशन ट्रायंगल जो होता है वह ये होता है आपका, ये होगा आपका मैक्सिमम एंगल इसमें 120 डिग्री होता है और मिनिमम एंगल इसमें 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होती। वेल कंडीशन ट्रायंगल होता है। इस बार इसमें यूके पेजल में इसका इल कंडीशन ट्रायंगल पूछा है। तो इससे छोटे वाले एंगल होंगे, जैसे 20, 10 ऐसे 30 से छोटे होते हैं, और या कोई एंगल हो गया कोई बड़ा हो गया इससे बड़ा, तो वो इल में आ जाएगा, इल कंडीशन ट्रायंगल में। तो यहाँ पे वेल की बात कर रहे हैं, तो नॉट लेस देन 30 डिग्री से कम नहीं होता है और 30 से कम नहीं होता है और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता, तो वो वेल कंडीशन ट्रायंगल कहलाते हैं। अब है यहाँ पे 67 क्वेश्चन, लोकल अट्रैक्शन ऑफ ऑन ए कंपास इज ड्यू टू मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, ग्रेविटी, करंट या नन ऑफ द अबव। एक कंपास पर स्थानीय आकर्षण के कारण है, धातु, वस्तु, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत धारा या इनमें से कोई नहीं। तो पहले यहाँ पे तो धातु ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे आपको सी में भी कंफ्यूज हो रहा होगा, करंट भी होता है वैसे, पर यहाँ पे मेन जो डेफिनेशन में है या जो मेन जाएंगे यहाँ पे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि और आयु ने भी इसको एक ही सही आंसर बताया है इसमें। यहाँ पे करंट भी हो सकता है, विद्युत धारा से भी विचलित होती है आपका कंपास, तो ये है। तो किस किस चीज़ों से होती है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये डेफिनेशन आपको दिख रही है, एरर इंट्रोड्यूस्ड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन और
स्टील स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक केबल और कन्वेइंग करंट, मतलब करंट जो भी धारा बह रही है उससे भी क्या है होता है। तो देन इट डज नॉट शो द एक्चुअल नॉर्थ, तो यहाँ पे जो नीडल है एक्चुअल नॉर्थ नहीं दिखाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ए लोकल अट्रैक्शन कहलाते हैं, लोकल अट्रैक्शन होता है। अब देखिए फोर वेरिंग और बैक वेरिंग का जो डिफरेंस 180 डिग्री होता है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होगा यदि होगा इन दोनों का। यदि 180 डिग्री से कम या ज़्यादा होगा या 180 के बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे एरर हो जाएगा, आपका लोकल अट्रैक्शन होगा इसमें। ये इस टाइप से आपको ये आई होप आपको समझ आ चुका है। यहाँ पे जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट और इसमें करंट में आपको कंफ्यूज हो सकता है, पर ये कि आयोग नहीं, वैसे दोनों आंसर सही हैं। ये करंट भी हो क्या होगा ही, करंट भी और मेटेलिक ऑब्जेक्ट भी हो गई, पर आयोग ने यहाँ पे मेटेलिक ऑब्जेक्ट को ही सही आंसर बताया है। यहाँ पे ये कि जेई लेवल पे जो भी एग्जाम में जो पेपर हो आते हैं, जो मतलब डेफिनेशन के हिसाब से शुरू में आ रहे हैं, तो वही टिक मार्क ज़्यादा दिमाग लगाओगे आप लोग तो वो गलत करके आ जाते हैं, मतलब आसान भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट कहूँगा मैं। अब है 68 क्वेश्चन, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर इज कॉल्ड। अब देखिए कंटूर ग्रेडियंट, कंटूर इंटरवल, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट या ग्रेड, तो आसान कंटूर के बीच लंबवत दूरी को कहा जाता है। ये वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज राइट। कंटूर इंटरवल इसकी डेफिनेशन क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया आपको डिप वाला, तो उसकी जो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि किस टाइप से द रेंज ऑफ द डिप इज फ्रॉम -90 डिग्री एट द नॉर्थ मैग्नेटिक पे माइनस होगी, -90 डिग्री होगी, और टू द +90 डिग्री एट द साउथ पोल ये होगी आपकी, जो उसमें दिखा रहा था डायग्राम में, यहाँ पे साउथ पोल में पॉजिटिव होती है। तो कंटूर लाइज अलोंग विच द डिप मेजर एट द अर्थ सरफेस इज इक्वल आर रिफर्ड द एज आइसोलाइन लाइन। द लोकस ऑफ द पॉइंट हैविंग जीरो डिप इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इक्वेटर और आइसोलाइन एक्लाइन लाइन। तो इक्वेटर पे जीरो होता है, मैग्नेटिक मतलब नॉर्थ पोलों पे आपका 90 होता है। तो -90 डिग्री कहाँ पे होगा, नॉर्थ पोल पे होगा, और प्लस होगा आपका साउथ पोल पे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, माइनस प्लस कहाँ पे होता है इक्वेटर में, यहाँ पे क्या होता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा जीरो कहाँ पे होता है और +-90 कहाँ पे होता है। अब मैं जो कंटूर इंटरवल वाला क्वेश्चन है वो बताता हूँ आपको। ये है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर इज नॉन एज कंटूर इंटरवल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर्स इज नॉन एज कंटूर ग्रेडियंट। देखिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको कहेंगे आपको कंटूर ग्रेडियंट, और जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो कंटूर इंटरवल हो जाएगा। आई होप आपको दोनों डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका कंटूर इंटरवल। तो यहाँ पे आ गया आपका सही आंसर हो गया आपका बी कंटूर इंटरवल, कंटूर अंतराल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय 69 क्वेश्चन है। 3 बिंदु की समस्या को हल किया जाता है। लेहमान्स मेथड, बेसल मेथड, मैकेनिकल मेथड या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर ही राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये है लेहमान विधि से भी कहते हैं, वेसल भी कहते हैं, मैकेनिकल भी कहते हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल भी आता है, वो भी सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे एनालिटिकल मेथड भी होता है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम का, वो भी सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ये 70 क्वेश्चन है। वाइल टेकिंग ए बैक साइड रीडिंग इन वन ईयर थ्योडाइट द स्क्रू यूज इन, ये है आपका सही आंसर इसमें है बी ऑप्शन इज राइट है। अपर क्लैम्प होता है 1 ईयर थ्योडाइट में बैक साइड पढ़ने के दौरान किस पेंच का इस्तेमाल किया जाता है, लोअर क्लैम्प, अपर टेंजेंट या नन ऑफ द अबव। तो यह है ऊपरी क्लैम्प का बैक साइड के लिए है कह रही है यहाँ पे 1 ईयर थ्योडाइट में। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो और पीसी स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे इसकी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। जो क्वेश्चन लास्ट है 70 का क्वेश्चन, तो उसका एक दूसरा क्वेश्चन भी इस टाइप से बन सकता है उससे, इफ़ द लोअर क्लैम्प स्क्रू इज टाइटेंड एंड अपर क्लैम्प स्क्रू इज लूजेस्ट, मतलब लोअर क्लैम्प स्क्रू को आप टाइट करें और उसको लूज करें, क्यों ये अपर क्लैम्प को, द ट्यूबलाइट मे बी रोटेट। अब देखिए किस टाइप से होगा। तो ये है इसका सही आंसर आपका सी है, ऑन इट्स इनर स्प्रेंडल विद ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द 1 ईयर एंड द ग्रेजुएटेड स्केल ऑफ लोअर प्लेट। ये आंसर इसका सही होगा। तो इस टाइप से भी इससे क्वेश्चन बन सकता था, मैंने आपको बता दिया। इस टाइप से आप इसके सारे ऑप्शन पढ़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप अब ये बताइए कि किस पेपर पे आप दोबारा वीडियो बनाऊँ मैं, और कौन सा पेपर आपको सॉल्व कराना है, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एवरीवन। मैंने ऐसे एस डिवीजन के जो भी पेपर थे ये 2018 में हुआ था वो पूरा सोल्यूशन करा दिया है। इसमें 70 क्वेश्चन ही टेक्निकल थे, 30 क्वेश्चन इसमें नॉन टेक है, वो उसमें हिमांचल वगैरह का जी के आया था। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। कहीं पे कुछ गलत बता दिया मैंने तो आप बता सकते, पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सभी जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपकी तैयारी सही चलती रही और ऐसे ही पढ़ते रहें आप लोग। थैंक यू।